बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मामला है स्पेशल सीट्स का और सुप्रीम कोर्ट में इस अहम केस की समाअत हो रही है और हम देख रहे हैं कि समाअत जो है वो बड़े अहम मोड में दाखिल हो गई है और लगता ये है कि शायद एक आध समाअत के बाद जो है फ़ैसला भी सामने आ जाए। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशिस्तें हैं वो किस तरफ जाएंगी, ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या अगर सीटें बरकरार रहती हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त या केस का फैसला उनके खिलाफ जाता है तो फिर तो हुकूमत का जो नंबर गेम है वो पूरी रहेगी। लेकिन अगर मामला आता है कि फैसला आता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में तो फिर जो नंबर गेम है कौमी असम्बली में वो गड़बड़ हो जाएगी और हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। इस पर बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि हुकूमत किस तरफ जा रही है। बजट तो पेश हो गया, बजट पर अमल दरामद भी शुरू हो गया, लेकिन क्या जो वादे थे अवाम के साथ रिलीफ के, जो वादे थे महंगाई कंट्रोल करने के और जो वादे थे कर्जों के का बोझ कम करने के, क्या वो वादे पूरे हो पाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ की पार्टी किस तरफ जा रही है, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह उसके चेयरमैन हामिद रज़ा साहब, उससे बात करते हैं। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। बताइएगा क्या सर होप्स हैं, आप का केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और हम समाअत भी देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2024 के जो नशिस्तें तकसीम करने का फार्मूला है वो भी तलब किया है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बलोच साहब। अच्छा देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सीटें हमें मिलेंगी क्योंकि पहला इबहाम था मेरे नॉमिनेशन पेपर्स के हवाला से जी। मेरे नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर कैटेगराइज करके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ब्रैकेट में कोट एंड कोट अलायंस विद पीटीआई लिखा हुआ बाकायदा वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की कि मेरा को बल्लेबाज का एफिडेविट वहाँ पर जमा हुआ और उसके बाद आज़ाद किया गया। तो उसका हकीकत और बैकग्राउंड ये है कि बल्लेबाज का टिकट उस वक्त जमा हुआ जब हम तमाम पार्टीज़ ने फैसला किया कि एक ही सिंबल लेने के लिए हम बल्लेबाज के निशान पर जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट मूवमेंट आधे घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जिन कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है आप उनको किसी और पार्टी का निशान अलॉट नहीं करेंगे, ठीक है। इस बुनियाद के पर आरओ साहब ने रिफ्यूज कर दिया कि ना तो वो मेरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का टिकट एक्सेप्ट करेंगे और ना ही बल्लेबाज का टिकट एक्सेप्ट करेंगे। उसके ऊपर हमने, और ये ज़हन में रखिए कि ये जब तमाम सिचुएशन हो रही है तो मैं गुज़श्ता 8 माह से मफरूर हूँ। अच्छा। मैं फैसलाबाद में नहीं हूँ, मुझे कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त आरओ के ऑफिस में नहीं जाने दिया गया, स्क्रूटनी के टाइम पे नहीं जाने दिया गया, उसके बाद जिस वक्त ये सिंबल अलॉटमेंट हो रही थी नहीं जाने दिया गया। मेरे आरओ का ऑफिस क्वार्टन ऑफ था, वहाँ पर पुलिस की बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट मौजूद थी और तमाम मीडिया हाउसेज ने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया और वो मीडिया के ऊपर एज एन एविडेंस मौजूद है, ठीक है। वहाँ पर फिर हमारे जो लॉयर्स थे मेरे 2 वो किडनैप कर लिए गए, मेरे 4 जो तायीद और तजवीज़ कुनंदगान थे वो गायब हो गए। लेकिन बहरहाल समहाउ हम मैनेज करने में कामयाब हो गए कि हमारे 2 वकील और अंदर दाखिल हो जाएं आरओ साहब के ऑफिस के अंदर, ठीक है। वहाँ पे लास्ट मिनट एक मेरी तरफ से एप्लीकेशन सबमिट हुई कि बल्ले का केस चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त हेयरिंग चल रही है तो अगर बल्ले का निशान वापस कर दिया जाता है तहरीक इंसाफ को तो मैं उनका इत्तेहादी हूं तो मुझे बल्ले का निशान दे दिया जाए, और अगर नहीं दिया जाता बल्ला तो फिर मुझे शटल कॉक अलॉट कर दी जाए। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने इंतहाई गलत बयानी से काम लिया और 7 मरतबा उन्होंने डे फर्स्ट, 4 मरतबा डे सेकेंड और 2 मरतबा आज उन्होंने ये कहा कि शटल कॉक का निशान अवेलेबल नहीं था, इसलिए साहब को शटल कॉक का निशान नहीं दिया गया, टावर दे दिया गया। हमने वहां पर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, मुझे और मेरे पैनल को शटल कॉक का निशान अलॉट किया गया। रात 3 बजे सुबह तहज्जुद के करीब मेरा शटल का निशान तब्दील करके टावर कर दिया गया और जिन 29 कैंडिडेट्स ने वहां पर इलेक्शन कंटेस्ट किया है वहां पर शटल का निशान किसी के पास मौजूद नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के आगे हमें साहब मामला सर ये आ रहा है
कि आज भी बात हुई कि एक तो पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट का मामला चल रहा था और फॉर्म 66 जो है वो उसका भी जिक्र सामने आया। तो ज़रा उस बताइएगा कि जब कागजाती नामजदगी पर पार्टी का जो निशान है या पार्टी से वाबस्तगी का खाना ब्लैंक होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो वही करना है ना, वो तो इंडिपेंडेंट हो गए सारे कैंडिडेट। सर नहीं, कागजात नामजदगी पर यही बात तो टेक्निकल है। कागजात नामजदगी के ऊपर खाना ब्लैंक नहीं है, ठीक है। मुझ समेत तमाम उम्मीदवारान का अक्सरियत का पीटीआई लिखा है। मेरे कागजात नामजदगी के ऊपर बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ब्रैकेट अलायंस विद पीटीआई तहरीर है, जो कि 5 मरतबा जजेस ने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि आपके आरओ को इस कैंडिडेट को यह कहना चाहिए था कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का टिकट जमा करवाएं। अब मुझे मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैं 4 रोज से समात में जा रहा हूं कि काजी साहब मौका दें और मैं वहां पर उन्हें बताऊं कि मेरा टिकट आरओ ने एक्सेप्ट नहीं किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बुनियाद बनाकर। इसी तरीके से मेरा बल्लेबाज का टिकट वहां पर मौजूद नहीं है। तो ये जब आप ये काम करेंगे, आपको वो माहौल जो 4 घंटे 5 घंटे चला, शाम 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान, कि हर 1 घंटे के बाद सिचुएशन बदल रही थी। कैंडिडेट्स सारे मफरूर थे, उनके नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए थे, उनके तायीद और तजवीज़ कुनिंदगान को उठा लिया गया था, आरओज़ के ऑफिस को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था, वहां पर किसी को दाखिले की इजाजत नहीं थी। आपने इन चीजों को भी तो मद्देनजर रखना है। लेकिन मेरे नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर लिखा हुआ है। सवाल तो यही उठ रहा है कि बार बार इंटर पार्टी इलेक्शन का सवाल आ रहा है इस समात में। आप भी समात जो है उसका हिस्सा है, हम भी सुन रहे हैं समात और जा रहे हैं वहाँ पे। बार बार इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला सामने आ रहा है सर, कि जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन थे तो उस वक्त भी उन्होंने टाइम लिया था इलेक्शन कमीशन से और फिर बाद में भी टाइम लेते थे। अगर इंटर पार्टी इलेक्शन हो जाता तो ये मसला ही ना होता सर। मैं एग्री करता हूं आपके साथ कि अगर इंट्रा पार्टी टाइमली हो जाते तो ना होता, लेकिन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी करवाए, उन इंट्रा पार्टी को तस्लीम नहीं किया गया। देखिए, अगर आपने तस्लीम नहीं किया था और पेशावर हाई कोर्ट ने आपके उस फैसले को गलत करार दे दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बैठा था 3 रुकनी, उसे हालात की नजाकत का एहसास करना चाहिए था। वो कह सकते थे कि आप इनका निशान रहने दें, लेकिन इनकी जो बॉडी है, अगर वो टाइमलाइन आप उसे कर देते, टाइम बार्ड कर देते, इतने दिन में ये इंट्रा पार्टी नहीं करवाते, तो फिर आप इनका निशान वापस ले लें। दूसरा मसला ये है कि मेरा तो कोई मसला नहीं है ना जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तो इंट्रा पार्टी हुए हैं 2022 के, वहां पर किसी किस्म का इशू नहीं है। मेरे नॉमिनेशन पेपर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा हुआ है, तो मेरी हैसियत को अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीट कंसीडर कर लिया जाए, जो कि करना चाहिए, तो उसके बाद सारी बहस खत्म हो जाएगी। ये सारी सीटें सुन्नी इत्तेहाद को मिल जाएंगी रिजर्व। अच्छा, सीटें सुन्नी इत्तेहाद को मिले या पीटीआई को मिले, हमें दे सही, जिसको मर्जी दे, ना मुझे उनको देने पे एतराज है, ना उनको मुझे देने पे एतराज है, लेकिन ये हुकूमत का हक नहीं है, ये पीडीएम का हक नहीं है, ये पीएमएलएन का, पीपल्स पार्टी का हक नहीं है। इसी वजह से 3 रोज से बहस चल रही है कि जब मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसमें फिर इंडिपेंडेंट्स, मसलन एक सवाल पूछा गया ऑनरेबल जज साहब की तरफ से कि अगर तमाम उम्मीदवार आज़ाद जीत जाते हैं और एक कैंडिडेट किसी पार्टी की तरफ से जीता है, तो नेशनल असेंबली की 76 सीट्स किसको जाएंगी? काजी साहब का मौक़िफ़ यह है कि वो 76 सीट्स एक सीट के अगेंस्ट उस पार्टी को चली जाएंगी और बाकी पूरी असेंबली इंडिपेंडेंट रहेगी। अब मेरा सवाल यह है कि फिर वो मुतनासिब नुमाइंदगी का जो आइन का फैसला है, वो तो आपने खुद कलअदम करार दे दिया। ठीक है, आप एक आदमी के अगेंस्ट 76 सीटें अलॉट कर रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये हमारा हक है और ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी वजह से नहीं है, ये उस वक्त जो हालात क्रिएट किए गए थे उसकी वजह से हैं। हमेशा मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे फिर बात करेंगे कि आखिर ये सीटें जो हैं, अगर फैसला आता है तो फिर हक है किसका। मिलते हैं ब्रेक के बाद।